नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे रात 10 बजे के इस बुलेटिन की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वाराणसी दौरे से वापस लौट आए हैं। उन्होंने वाराणसी के करोता बाजार में सरदार सेना की ओर से आयोजित जनहित संकल्प महारैली को संबोधित किया और कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल सभी के थे, उनके महान कार्यों को कभी नहीं भुलाया जा सकता। सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर छत्तीसगढ़ मॉडल लागू किया जाएगा। किसानों को धान का दाम 2540 रुपए प्रति क्विंटल दिया जाएगा। कांग्रेस की सरकार बनने पर राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के 7 वादों को पूरा किया जाएगा। महिलाओं के लिए कांग्रेस की प्रतिज्ञा पूरी कराई जाएगी। आंगनबाड़ी और आशा बहुओं को 10,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय। छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी। महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा की व्यवस्था की जाएगी। वृद्धावस्था पेंशन भी प्रतिमाह 10,000 रुपए की जाएगी। प्रदेश में वीरांगनाओं के नाम पर 75 दक्षता विद्यालय खोले जाएंगे। तो बैकुंठपुर और शिवपुर चर्चा नगर निकाय में मिले झटके के बाद अब कांग्रेस ने इसकी जांच के लिए कमेटी गठित कर दी है। सीएम भूपेश और प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने जोर दिया है कि ऐसी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उधर क्रॉस वोटिंग से उत्साहित बीजेपी ने अब दूसरी जगह भी हार के बावजूद अपने महापौर और अध्यक्ष उतारकर इस लड़ाई को और दिलचस्प बना दिया है। कोरिया जिले के बैकुंठपुर नगर पालिका में पर्याप्त बहुमत होने के बाद भी कांग्रेस अपना अध्यक्ष नहीं बना पाई। कांग्रेस के 2 पार्षदों की ओर से क्रॉस वोटिंग किए जाने से बीजेपी की नविता शिवहरे बाजी मार गई। क्रॉस वोटिंग करने वाले पार्षद मुर्शद जहां और अहमदुल्लाह फिरोज को पार्टी से तत्काल निकाल दिया गया। साथ ही आगे कार्रवाई के लिए बोधराम कंवर की अध्यक्षता में जाँच कमेटी भी गठित कर दी गयी। इस मामले पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पार्टी विरोधी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं रायपुर पहुंचे कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया ने कहा, जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। उन्होंने कमेटी बनाकर जांच करने और 1 हफ्ते के अंदर कार्रवाई करने को कहा है। पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण से इस प्रकार से रिजल्ट आए हैं तो जिम्मेदारी तो तय करनी होगी और उसकी कार्रवाई भी होनी चाहिए। अब मैं समझता हूं कि प्रभारी जी आ रहे हैं और संगठन के जो प्रमुख हैं हमारे मोहन मरकाम जी, निश्चित रूप से संज्ञान लेके कदम उठाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो भी हुआ बहुत गलत हुआ और मैंने प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मोहन मरकाम जी से निवेदन किया है कि इसमें कमेटी बना के किसी को भेजें, 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट लें और जो भी दोषी पाया जाए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं न कहीं हमारे जो प्रत्याशी हैं, जो पार्षद हैं, उन्होंने क्रॉस वोटिंग किया है। हम उसकी जांच कराएंगे और जो भी दोषी पाएंगे उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। ऐसे में कांग्रेस अपने सभी पर्यवेक्षकों को बैकुंठपुर की तरह गलती ना हो, इसका विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। जामुल और खैरागढ़ नगर पालिका को छोड़कर सभी जगह करारी हार के बावजूद बीजेपी ने फैसला किया है कि वो सभी नगरीय निकायों में महापौर, अध्यक्ष और सभापति पद के लिए अपना प्रत्याशी खड़ा करेगी। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो रिसाली नगर निगम में बीजेपी के 12 पार्षद हैं। 7 निर्दलीय में से केवल 2 ने बीजेपी को समर्थन दिया है। बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। भिलाई नगर निगम में बीजेपी के 27 पार्षद हैं। बीजेपी को 2 निर्दलीय का समर्थन है। यहाँ पर भी बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। भिलाई चरोदा नगर निगम में बीजेपी के पास 15 पार्षद हैं। वहीं एक निर्दलीय पार्षद ने भी बीजेपी को समर्थन दिया है। यहाँ पर भी भाजपा बहुमत से 5 पार्षद कम है। बिरगांव में भाजपा के 10 पार्षद हैं। 7 निर्दलीय में से 5 ने बीजेपी को समर्थन दिया है। बीजेपी यहाँ भी बहुमत के आंकड़े से काफी दूर है। हमारी तैयारियां हैं। कांग्रेस में बहुत असंतोष है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी महापौर, सभापति का चुनाव लड़वाएगी और हम इस बात की उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस के असंतोष का फायदा हमको मिलेगा। कहाँ आपको निर्दलियों का और बाकी पार्टियों का सहयोग? अब ये तो रिजल्ट आने के बाद में मालूम पड़े। चुनाव में हार के बावजूद बीजेपी ने शहर सरकार बनाने की उम्मीद नहीं छोड़ी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बैकुंठपुर के नतीजे से उत्साहित बीजेपी क्या कहीं और भी कांग्रेस को हैरान कर सकती है। रिपोर्ट आईबीसी 24। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया 3 दिनों के दौरे पर रायपुर पहुंचे। वे कल प्रदेश कार्य समिति की होने वाली बैठक में शामिल होंगे। यहां संगठन के तमाम कामकाज की समीक्षा की जाएगी। पुनिया ने यूपी चुनाव पर कहा कि कांग्रेस का संगठन बूथ स्तर तक मजबूत हुआ है, पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। वहीं कालीचरण मामले पर भी उन्होंने कहा कि जिसने आपत्तिजनक बात कही है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
कार्यकारिणी की बैठक होती है, जो भी हर बार एजेंडा होता है। मेंबरशिप ड्राइव है, बूथ कमेटियां हैं, उसकी प्रोग्रेस है। वो कार्यकारिणी के हर सदस्य किसी न किसी जिले का प्रभारी है, उस जिले से संबंधित क्या समस्याएं हैं, उसका क्या समाधान किया, ये सब चर्चा होती है। तो संगठन नीचे बूथ स्तर तक तैयार है, अच्छी तरह से लोगों की ट्रेनिंग दी जा चुकी है और मैं समझता हूं कि पूरा जो कांग्रेस पार्टी का तंत्र है वो मजबूती से चुनाव लड़ने को तैयार है और चुनाव लड़ेगा, जीतेगा। धर्म संसद में बहुत से साधु संत आए थे, किसी ने तो कोई इस तरह की बात नहीं की, किसी ने कोई आपत्तिजनक कोई बात नहीं की। तो जिसने आपत्तिजनक बात की उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो मामला खत्म। और बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में पाकिस्तान की एक संस्था दावत-ए-इस्लामी को सामुदायिक भवन बनाने के नाम पर 25 एकड़ जमीन दिए जाने की तैयारी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि इस संबंध में इश्तिहार भी जारी कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है और अगर जरूरत पड़ी तो इसके विरोध में कोर्ट भी जाएगी। इसका दावा करते हुए पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने रायपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। उन्होंने कहा कि इस संस्था का ताल्लुक पाकिस्तान के कराची शहर से है। वहीं इस संस्था की स्थापना 80 के दशक में हुई। अब रायपुर में इस संस्था को जमीन देने की तैयारी है। बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया कि दावत-ए-इस्लामी एक आतंकी संस्था है और आतंकियों के लिए फंडिंग कराती है। इसके अलावा इस संस्था के आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने और धर्मांतरण करने के मामले सामने आ चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि कई ऐसी संस्थाएं हैं जिनके आवेदन 10 सालों से पेंडिंग पड़े हैं, मगर 2020 में आवेदन करने वाली इस संस्था को फौरन जमीन देने की तैयारी संसदीय सचिव और कांग्रेस के विधायक विकास उपाध्याय ने की और विकास उपाध्याय ने इन आरोपों पर पूरी तरह से निराधार बताते हुए बेबुनियाद बताया है। ये दावत-ए-इस्लामी संस्था कहां की है और एक पाकिस्तानी संस्था जिसका रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान में है, ऐसी संस्था को 25 एकड़ जमीन, 10 हेक्टेयर जमीन, 10 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन और उनके आवेदन में लिखा हमको सामुदायिक भवन बनाने के लिए चाहिए। ये संस्था भारत में आतंकवाद फैलाने का काम करती है। ये संस्था भारत में धर्मांतरण का काम करती है। ऐसे तथ्य सामने आए हैं। देखिए, जिस दिन ये काम होगा उस दिन बात करें। बेफिजूल में लोगों के बीच में अफवाह फैलाकर इस प्रकार की स्थिति को निर्मित करने की जरूरत नहीं होना चाहिए। एक बहुत ही अनुभवी जनप्रतिनिधि हैं, उनको इस प्रकार की बातों को नहीं करना चाहिए। नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे जांजगीर के मड़वा ताप विद्युत गृह के भू विस्थापितों ने उग्र होकर प्लांट की कार को आग लगा दी। प्रशासन ने जब कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हट जाने का आग्रह किया तो आंदोलनकारियों ने पथराव शुरू कर दिया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन को पानी की बौछार करना पड़ी। ये कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से आंदोलन पर हैं। और बच्चों के वैक्सीनेशन और बढ़ते संक्रमण को लेकर सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक बुलाई। बैठक में सीएम शिवराज ने आज कहा कि सतर्कता बरतनी है, खासकर बच्चों के वैक्सीनेशन को भी महाअभियान के तौर पर लेना है और कोरोना और वैक्सीन के लिए समाज सेवी और समाज के प्रबुद्ध जनों को जोड़ना है। सीएम शिवराज ने कहा कि इस आयोजन से बाबा रामदेव, श्री रविशंकर जैसे संत भी जुड़ जाएंगे। कल से शुरू होने वाले बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए सीएम शिवराज ने कहा कि अब तक 18 लाख डोज एमपी को मिल चुके हैं। कल पहले दिन 15 लाख वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा है। अब टारगेट बना लो कि हम किसी भी 15 से लेकर 18 साल के उम्र के किशोर के बच्चों के बेटे बेटियों को हम वैक्सीनेशन कराकर ही चैन की सांस लेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ी सुरक्षा है। फिर हमारी ब्लॉक स्तरीय जो कोविड क्राइसिस कमेटीज हैं, उनको दो चीजें तो सबको करनी है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन पूरे ब्लॉक में सुनिश्चित करवाना, 15 से लेकर 18 साल के बच्चों का भी, और अगर कहीं रह गए हैं पहले डोज और दूसरे डोज के लिए तो
पीएम मोदी ने बीते 14 और 15 दिसंबर को बनारस में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में डेवलपमेंट की जिस रोड मैप पर काम करने का निर्देश दिया था, अब उसका फीडबैक भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा लेंगे। इसके लिए उन्होंने 3 जनवरी को दिल्ली में बैठक बुलाई है। एमपी से नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह बैठक में शामिल होंगे। वो मध्य प्रदेश का प्रेजेंटेशन देंगे। पीएम मोदी के निर्देश के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्य योजना को लेकर 2 बार मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इसके बाद कई समितियां गठित की। जिन मुद्दों पर कार्य योजना तैयार की गई उसमें जैविक खेती को बढ़ावा, विदेशी मुद्रा लाने के लिए निर्यात को बढ़ावा शामिल है। भोपाल में आवारा कुत्तों के झुंड के मासूम पर हमले को लेकर मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लेते हुए नगर निगम और जिला प्रशासन से 7 दिनों में जवाब मांगा है। आयोग ने आवारा कुत्तों पर कार्रवाई के साथ बच्ची के पिता को दी गई राशि की जानकारी भी मांगी है। इस मामले को लेकर कांग्रेस भी उग्र हो गई है। विधायक पीसी शर्मा ने इस घटना का जिम्मेदार भोपाल नगर निगम को ठहराया है। पूर्व पार्षद मोनू सक्सेना ने भी कार्यकर्ताओं के साथ बाग सेमनिया थाने में शिकायत दर्ज कराई और कहा कि आवारा कुत्तों के आतंक को रोकने के लिए निगम को 2 करोड़ रुपए का बजट भी दिया गया है। मासूम बच्चों पर आवारा कुत्तों द्वारा लगातार हमला, मुझे लगता है भोपाल शहर की राजधानी में पूरे जितने भी परिजन रहते हैं और बच्चे रहते हैं आज उस खौफ के साए में जी रहे हैं। तो ऐसे में राजधानी भोपाल को जहाँ स्मार्ट सिटी की रेस में दौड़ाना चाह रहे हैं, वहीं पर इस प्रकार के जंगल राज अगर इन कुत्तों का चल रहा है, इन कुत्तों पर पाबंदी के लिए और नगर निगम आयोग के खिलाफ सख्त प्रकरण दर्ज कराने के लिए, नवोदय वेट संस्था पर प्रकरण दर्ज कराने के लिए हम ये मांग करने आए हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि 3 साल की बच्ची को 5 स्ट्रीट डॉग्स घेर लेते हैं, उसे कान काट देते हैं, बुरी तरह से वो घायल हो जाती है। 50 लोगों की गैंग है स्ट्रीट डॉग को पकड़ने की। कर क्या रही है ये? इस चीज़ में मैं एक पत्र भी मंत्री जी को लिखूंगा कि भाई इसको सीरियसली लिया जाए। इस मामले नगर निगम में जो दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। नजर बिग न्यूज पर। तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश मामले में वायुसेना की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी लगभग पूरी हो गई है। सूत्रों के मुताबिक हेलीकॉप्टर हादसे के संभावित कारणों में मानवीय या तकनीकी त्रुटि शामिल नहीं है। खराब मौसम के चलते यह हादसा हो गया। आपको बता दें कि हादसे में सीडीएस जनरल बिपिन रावत समेत 13 लोगों की मौत हो गई थी। सपा प्रमुख और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि सरकार जब से आई है तब से अल्पसंख्यकों का सबसे ज्यादा उत्पीड़न हो रहा है। दिल्ली में 3 जनवरी से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। सत्र की शुरुआत विधानसभा के पुराने सचिवालय में सुबह 11 बजे से होगी। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र 2 दिन तक चलेगा। विधानसभा सत्र से पहले नेता विपक्ष रामवीर सिंह विदुड़ी की अध्यक्षता में विधायक दल की बैठक हुई है। ठंड ने पूरे उत्तर भारत को अपनी चपेट में ले लिया है। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी से उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में शीतलहर के कारण ठंड में ठिठुरने को लोग मजबूर हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक ऐसी ही स्थिति बनी रहने की संभावना है। खैरागढ़ राज परिवार में देवव्रत सिंह की मृत्यु के बाद उपजे संपत्ति विवाद के चलते उदयपुर महल और खैरागढ़ महल कमल विलास पैलेस को प्रशासन ने सील कर दिया है। विवाद का निपटारा होने तक दोनों महल सील रहेंगे। उदयपुर राजमहल खोले जाने के दौरान ग्रामीणों ने भी देवव्रत सिंह की पत्नी विभा सिंह का विरोध किया था। वहीं उनके दोनों बच्चों के पक्ष में गांव के लोगों ने अपना समर्थन दिया था। दोनों ही पक्षों में संपत्ति विवाद को देखते हुए कार्यपालक दंडाधिकारी खैरागढ़ तहसीलदार ने अनुविभागीय दंडाधिकारी के आदेश पर खैरागढ़ के राजमहल कमल विलास पैलेस को आधिपत्य और बंटवारा संबंधित विवाद का हवाला देकर सील कर दिया है। वहीं उदयपुर महल को भी सील किया गया है। विवाद सुलझने तक दोनों ही महल सील रहेंगे। वहीं राजा देवव्रत सिंह की बहन आकांक्षा सिंह ने इस कार्रवाई को गलत बताते हुए कहा, कमल विलास पैलेस में उनकी भी 25% की हिस्सेदारी है। मुझे अनुभागीय दंडाधिकारी महोदय से आदेश मिला था, ज्ञापन मिला था
उसके आधार पर मैं माल को सील कर रहा हूँ। ये अल्टीमेटम का मेरे पास ये नहीं था, वो तो अनुभागीय अधिकारी से मेरे को जैसा आदेश मिला उसके हिसाब से मैं कर रहा हूँ। हाँ भैया, इसमें मेरी भी हिस्सेदारी है 25% की, और मुझे कोई नोटिस सरकार के द्वारा नहीं दिए गए सील करने के मामले में। तो मैं तो पर नोटिस तो देना चाहिए ना भैया, प्रशासन में नाम मेरा भी है यहाँ पे, अगर तो मुझे तो नोटिस मिलनी चाहिए। आप मेन गेट पे भी ताला लगाएंगे बोल रहे हैं, इसमें मेरी भी हिस्सेदारी है, वो कैसे बनेगा? सरगुजा संभाग में 5 जिलों में ब्लैकआउट की स्थिति रही। बिजली आपूर्ति बाधित रहने से जनजीवन प्रभावित रहा है। विद्युत विभाग लगातार व्यवस्था बहाल करने में जुटा हुआ है। बताया ये भी जा रहा है कि कोरबा जिले के छुरी में स्थित 400 केवी के हाई टेंशन टावर के पोल चोरी हो जाने के कारण पोल एक तरफ झुक गया है और टावर के गिरने की आशंका के कारण मेन लाइन सप्लाई बंद कर दी गई है। और सागर में खुरई विधानसभा के बांद्री क्षेत्र के ग्राम सागौनी के पूर्व सरपंच के अज्ञात बदमाशों ने उनके ही घर में हत्या कर दी। हत्या के कारणों का अभी खुलासा नहीं हुआ है। जानकारी के अनुसार मृतक पूर्व सरपंच और कांग्रेस नेता अशोक चौबे अपने पैतृक गांव में घर में सो रहे थे। इसी दौरान अज्ञात बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। घटना के समय वो घर पर अकेले थे, बाकी परिवार के सदस्य सागर के सदर में थे। जब काम वाले घर पहुंचे तो देखा कि अशोक चौबे खून से लथपथ हालत में है। सूचना पर बांद्री पुलिस मौके पर पहुंची, साथ ही एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची। जांच का बिंदु इस पर भी केंद्रित है। पुलिस हर तरह से जांच कर रही है। चुनावी रंजिश को लेकर भी हत्या हो सकती है। सूचना प्राप्त हुई थी पुलिस को। पुलिस मौके पर पहुंची। एफएसएल टीम ने मौके का दौरा किया। प्रथम दृष्टया मामले की परिस्थितियों को देख के हत्या का मामला दिख रहा है। प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है। एफएसएल टीम ने मौके का दौरा किया है। फिंगरप्रिंट और डॉग स्क्वाड ने भी टीम ने जो है मौके का मुआयना किया है। जांच की जा रही है। जांच के बाद शहर के बीच लगने वाली प्रीमियम शराब दुकानों को लेकर मचे बवाल के बाद इस मामले में कांग्रेस में ही आपस में विरोधाभास नजर आ रहा है। पहले बीजेपी लगातार पुराना बस स्टैंड में प्रीमियम शराब की दुकान खोलने का विरोध कर रही थी। वहीं इस मामले को लेकर अब कांग्रेस के ही विधायक ने भी नगर निगम के प्रस्ताव का विरोध किया, जबकि नगर निगम में कांग्रेस की महापौर और कांग्रेस ने बाकायदा एमआईसी के प्रस्ताव के जरिए बीजेपी के विरोध के बावजूद सहमति दे दी थी। लेकिन विधायक रेखचंद जैन ने भी इसके विरोध में पत्र लिखकर सरकार से इसकी जगह बदलने की मांग की थी, जिसके बाद विधायक के पत्र का असर भी हुआ और जगह बदलने को लेकर तैयारियां शुरू हो गई। शराब की दुकान के विषय को लेकर तब विधायक जी ने क्यों इसे संज्ञान में लिया और क्यों महापौर और सभापति से इस विषय को लेकर बात नहीं किया। कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर है कि विधायक जी और नगर निगम में जिनके पदाधिकारी हैं इनके बीच में समानता नहीं है। दोनों के विचार अलग हैं, जिसका खामियाजा जगदलपुर की जनता को उठाना पड़ रहा है। जांजगीर चांपा के नवागढ़ क्षेत्र के केरा गांव में घर में ट्रक घुसने के बाद आक्रोशित लोगों ने नवागढ़ शिवरीनारायण बिर्रा डबरा मार्ग पर 7 घंटे तक चौकाजाम कर दिया। वाहन मालिक ने घर की मरम्मत और नुकसान की भरपाई देने की बात कहने के बाद मामला शांत हुआ है। आपको बता दें कि बड़ी घटना टल गई क्योंकि घर के भीतर 40 से 50 लोग थे। बलौदाबाजार जिले के कसडोल विकासखंड में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां स्वास्थ्य विभाग ने फोलिक एसिड सिरप की बड़ी मात्रा को बिना एक्सपायरी के ही कचरे की रद्दी में फेंक दिया। आपको बता दें कि फोलिक एसिड सिरप को खून की कमी को दूर करने के लिए छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क वितरित किया जाता है। कसडोल के बीएमओ डॉक्टर अनजान सिंह चौहान का कहना है कि ये दवाइयों के बैच नंबर के जरिए पता लगाया जाएगा और अगर दवाइयां कसडोल विकासखंड की निकलती हैं तो निश्चित ही कार्रवाई की जाएगी। सिरप देखता हूँ कहाँ सप्लाई हुआ है, हमारे ब्लॉक का है कि कहीं और का है, जांच के बाद पता चलेगा। अभी पहले बैच नंबर देखते हैं कि हमारे ब्लॉक का है, जिले का है या बाहर का है, उसके बाद ही कार्रवाई होगी। कांकेर के पारंपरिक वार्षिक मेले की आज शुरुआत हुई है। 3 दिनों तक चलने वाले इस मेले का ऐतिहासिक महत्व है। रियासतकालीन इस मेले का शुभारंभ हर साल जनवरी माह के पहले रविवार को होता है, जिसमें 40 परगना के देवी देवता सम्मिलित होते हैं। राजमहल से पूजा अर्चना के बाद सभी आंगा और डांग मेला भाटा के पास पहुंचते हैं। फिर मेला खंबे की पूजा और मेला स्थल की परिक्रमा के बाद मेले की शुरुआत होती है। इसे नवाखाई के रूप में भी देखा जाता है।
और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।